हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम 2022 के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि किन किन फेज में हमारा एग्जाम होता है। तो देखिए, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न जो है वो 2 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स में हमारे कौन कौन से सेक्शन है एंड उनका क्या वेटेज है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रीलिम्स में वही सेम जो हमारा बैंकिंग पैटर्न होता है, सिमिलर ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो आप कंपैरिजन में देखें। यहाँ पर अगर हम प्रीलिम्स में देखें वही सिमिलर 3 सेक्शन है, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, पर अगर हम नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में बात करें तो वहां पर जो क्यूआरई सेक्शन होता है उनका जो वेटेज होता है, तो क्वांट एंड रीजनिंग का 35 एंड 35 मार्क्स का होता है एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 30 का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो 40 है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मार्क्स भी सेम 40 है। ठीक है, एंड क्वांट एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है ना वो 30 एंड 30 है। ठीक है, और अगर हम अदर्स एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स में बात करें तो वहां पर ये सेक्शन 30 की जगह 35 होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम पैटर्न में नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स फेज में चेंजेस है, बाकी सब चीजें सिमिलर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 100 क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम जो मिलती है, टाइम ड्यूरेशन वो 60 मिनट ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 0.25 की यानी 1/4 ही है। ठीक है, तो प्रीलियम फेज अगर हम कंपेयर करें तो बैंकिंग एग्जाम से बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ वेटेज का डिफरेंस है और वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब मेंस का देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें ऐसे एंड लेटर राइटिंग वगैरह आपका आएगा। और उसके अलावा हमारे पास इसमें जो सेक्शन है रीजनिंग, क्वांट, जर्नल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। ठीक है, सेम अगर हम बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं मेंस में, तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 मार्क्स की, एंड सिमिलर क्वांट के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, एंड जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, एंड कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। ठीक है, और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है वो भी 50 मार्क्स का है। ठीक है, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 की, और टाइम ड्यूरेशन मेंस एग्जाम के लिए हमारे पास इस बार कितनी है, 90 मिनट्स है। एंड मेंस एग्जाम्स में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन कितनी दी है, 90 मिनट्स की। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 0.25 मार्क्स की है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस क्वांट सेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वांट सेक्शन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिमिलर है अदर्स बैंकिंग एग्जाम्स की। ठीक है, जो हम आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स में पीओ एग्जाम या क्लर्क एग्जाम से कंपेयर करें तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं तो वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि किस टाइप का एग्जाम हमने प्रीवियस ईयर में देखा है। ठीक है, 2018 एंड 19 में एग्जाम हुआ था, तो उसी की उसमें जो हमारा सेक्शन टॉपिक वाइज वेटेज है उसके रिस्पेक्ट में सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस अगर हम देखते हैं क्वांट सेक्शन का तो बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टॉपिक है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, ठीक है, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम एंड एजेस, मेंसुरेशन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, डीआई एंड केसलेट डीआई। अब हम ये देख रहे हैं सिलेबस तो हमारा बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, अदर बैंकिंग एग्जाम की, पर हमें जब भी किस एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो सबसे पहले हमें सिलेबस के अलावा क्या पता होना चाहिए, तो हमें प्रॉपर उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें हमें कहाँ से क्लियर होती है, तो उसके लिए हमें हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमें सबसे पहले उस एग्जाम की
ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। उससे हमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक बात वहां से हमें चीजें क्लियर होती है, बजाय इसके कि हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो देख के इन चीजों को इंप्लीमेंट करें। तो मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगी कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उन मॉक टेस्ट को भी अटेंड कीजिए। वहां से आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि 2018 में एंड 2019 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चाहे वो क्वांट सेक्शन के हैं, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आपको प्रॉपर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करनी है। तो ये चीजें वहां से आपको प्रॉपर क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए आप नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स में हमारे एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीडे, जिससे आपको फ्लैट 57% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उनका लेवल क्या है। तो उसके लिए मैंने 2018 एंड 2019 एग्जाम जो हमारा हुआ है, ठीक है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम, उसके बाद के अगर हम बात करें 2020 एंड 21 में एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन 2 इयर्स का मैंने डाटा लिया है क्वांट सेक्शन का कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, उनका अगर हम बात करें उनका लेवल क्या था। ठीक है, और वेटेज तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है डीआई। ठीक है, डीआई मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसका वेटेज क्या है, अदर्स के कंपैरिजन में ज्यादा था। ठीक है, डीआई से फिक्स 5 क्वेश्चंस आए हैं 2018 में और 2019 में, एक डीआई फिक्स आई है। ठीक है, और अगर 2018 में अगर हम बात करें तो वहां पर जो डीआई थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, एंड 2019 में जो डीआई आई थी वो बार ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, 2018 में जो डीआई आई थी वो रेशो के रेस्पेक्ट में थी, उसमें जो हमारे पास टेबल थी उसमें भी रेशो डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीआई का लेवल था वो भी मैं क्लियर करती हूँ। 2018 में जो डीआई थी अगर हम उसके लेवल की बात करें तो वो मॉडरेट लेवल की थी, पर अगर हम 2019 में बात करें ना तो वो इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, यानी हम कहें तो 2018 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डीआई का जो लेवल रहा है ना वो मॉडरेट मैक्सिमम रहा है, तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें मॉडरेट लेवल तक की डीआई प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ग्राफ मैंने आपको क्लियर बता ही दिए कि किस टाइप के ग्राफ आए थे, और ग्राफ तो देखिए कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, पर हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो मॉडरेट लेवल तक की डीआई प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम हमेशा क्या सोचते हैं, मिसिंग टर्म। ठीक है, हमें हमारे लिए वो हमेशा इजी होता है, पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम में 2 इयर्स का जो हमने यहाँ पर एनालिसिस देखा है, दोनों में रॉन्ग टर्म पूछी गई थी। ठीक है, दोनों में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आए थे वो मिसिंग टर्म के नहीं आए थे, रॉन्ग टर्म के आए थे, और रॉन्ग टर्म फाइंड करना मिसिंग टर्म के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बैंक पीओ, ठीक है, या फिर क्लर्क एग्जाम में मिसिंग टर्म ज्यादा पूछी जाती है, तो अगर हम उस एग्जाम को फॉलो करते हैं, उस एग्जाम पैटर्न को, तो हम कहीं ना कहीं रॉन्ग टर्म फाइंड करने में इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। पर हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर रॉन्ग टर्म पूछी जा रही है, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता रॉन्ग टर्म पूछी जाए, तो हमारी उसी में कमांड भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, यानी नंबर सीरीज में हमें रॉन्ग टर्म भी मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इसमें 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे एंड 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन नहीं थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे और थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो यानी अगर हम इस चैप्टर का वेटेज कहें तो 2019 में तो 1/3 33 1/3% था। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो किससे थे, सिंप्लीफिकेशन से थे। तो यानी हमें कैलकुलेशन पॉइंट भी अगर हम अपनी प्रिपरेशन में देखें तो कैलकुलेशन पे भी हमें बहुत अच्छा ध्यान देना है। रीजन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स और कैलकुलेशन इन 2 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी
कैलकुलेशन को हमें समझना है, यहाँ पर हमारे लिए कैलकुलेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2018 में यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए थे, पर 2019 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आए। तो अब हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि 2022 में भी आएगा, पर अगर हम एग्जाम पैटर्न, बैंकिंग एग्जाम पैटर्न को देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकती है, तो हम इसे प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस से भी हमारे 2 क्वेश्चंस 2018 में आए थे, पर 19 में हमने वहां पर 19 में से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे। बाकी हमारे अर्थमेटिक से थे, ठीक है, यानी 10 to 12 क्वेश्चंस का वेटेज हमारा 30 में से कहां है, अर्थमेटिक से, ठीक है। अब हम अगर देखें तो कौन से ऐसे चैप्टर है जिनसे फिक्स वेटेज है, तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस अगर हम कहें तो एजेस से ना बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट है रेशियो का, और उस चैप्टर से फिक्स एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, ठीक है, 2018 में भी और 19 में। और चैप्टर की बात करें तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हम उसे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करें, एंड परसेंटेज एंड CI एंड SI, ये चैप्टर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी 2018 एंड 19 में ओवरऑल वेटेज देखे ना तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रहे कि इन टॉपिक्स को भी, जो हमारे नॉर्मल टॉपिक है, ठीक है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां से भी 1 मार्क्स का वेटेज रहा है। पर अगर हम कुछ टॉपिक देखें जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो इन टॉपिक्स को अगर हम स्किप भी करना चाहें, मेंसुरेशन, इनसे क्या है वेटेज क्या है, अगर हम बात करें दोनों ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स अगर हम स्किप करना चाहते हैं तो हम मेंसुरेशन स्किप कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, जिनसे इन 2 इयर्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अगर आने वाले, ठीक है, 2020 में भी क्वेश्चन आता है तो इन सब चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, बहुत रेयर, ठीक है। तो इन चैप्टर को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ चैप्टर्स को हम बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते, फॉर एग्जांपल DI, नंबर सीरीज, ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। और जहां पर DI का कॉन्सेप्ट के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर हमारे प्रिपेयर होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक, तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैंने 2022 एग्जाम को लेके एक टेंटेटिव, ठीक है, वेटेज डिसाइड किया है कि किन टॉपिक से कि कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो DI से अगर हम बात करें तो हमारे को 1 DI भी आ सकती है और 2 DI भी आ सकती है। पर DI में अगर अब तक हम देखें तो केसलेट DI हमारे पास टॉपिक है, पर 2018 एंड 2019 में केसलेट से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और उसी के बाद केसलेट का कॉन्सेप्ट अगर हम कहीं तो ज्यादा आने लगा है। तो अगर इस बार 2022 में, ठीक है, हमारे पास एक DI और एक केसलेट DI आती है तो इस टॉपिक का वेटेज 10 हो सकता है। प्रीवियस ईयर को लेके अगर हम देखें तो 5 तो है, 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे, पर 5 to 10 यहाँ पर वेटेज हो सकता है, ठीक है, 5 to 10 का वेटेज हो सकता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो वेटेज रहेगा वो 10 to 12 क्वेश्चंस का रहेगा, ये वेरी हो सकता है, ठीक है, 10 से कम भी हो सकता है, 8 to 10 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से वही सेम 5 to 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस से 2022 में चांसेस है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर सीरीज, जहां से 3 to 5 क्वेश्चंस के चांसेस हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जहां से 3 to 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने टेंटेटिव वेटेज दिया है एग्जाम, अगर हमारा जो 2022 है तो उसके अगर हम इन वेटेज के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को प्रेफरेंस दें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी बना के हमें प्रिपरेशन करनी है, तो किन टॉपिक्स का वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है या इनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वेटेज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वांट में कैसे हाई स्कोर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है, मैम हमारी स्पीड नहीं बन रही। जब हम मॉक टेस्ट अटेंड करें ना, हमने पूरे प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, पर लास्ट में जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर क्वांट में स्कोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हम क्वांट में स्कोर करें, तो इसके लिए आपको समझना है कि हमारे पास 3 पिलर पे डिपेंड है, ठीक है।
और वो 3 पिलर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन चीज हमारी क्वांट में स्कोर करने के लिए हमारी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। सेकंड इज हमारी स्पीड नहीं है। थर्ड हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, हमारा में कैलकुलेशन स्पीड क्या है, अच्छी नहीं है। हम इन 3 का ही हमेशा क्या कहते हैं कि क्वांट में ना तो हमारी स्पीड हो पा रही हो, और अगर किन स्टूडेंट्स की स्पीड अच्छी होती है तो कहते हैं हमारी एक्यूरेसी नहीं है मैम क्वांट सेक्शन में, ठीक है। तो बेटा ये भी डिपेंड होते हैं, अगर हम उन्हें इंप्रूव करें तो ये अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट पे। अगर हम पढ़ते वक्त स्टार्टिंग से, जब हम प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम क्वांट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांट के प्रिपरेशन जो हम करेंगे कॉन्सेप्ट से करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो हमारी एक्यूरेसी ना अपने आप इंप्रूव होगी। हमें ये नहीं है कि हमें फॉर्मूलों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फॉर्मूले रटने हैं देन हमें क्वांट को भी एक तरीके से रटना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वांट सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है, ठीक है, समझने के लिए है, ठीक है। यानी हमें वहां पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। फॉर्मूले से पूरे क्वांट को नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। अगर आप कॉन्सेप्ट से प्रिपेयर करोगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड डिपेंड करती है, देखो बेटा, प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना डे बाय डे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। एंड थर्ड इज ए कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है पर राइट टाइम पे हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके उस व्यू को नहीं देख पाते। हमने तो एक्चुअली उसे किस फॉर्म में समझा, जब हमने उसे प्रैक्टिस की तो उसका व्यू हमने अलग देखा, पर उसकी जब हमारे को एग्जाम में कहीं पर वो मिला तो वो सिमिलर फॉर्म में नहीं मिला, तो हम समझ ही नहीं पाए यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये शॉर्ट ट्रिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बेटा प्रैक्टिस ही है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स तो हमें पता होती है पर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर हमारे लिए क्या है, वो एक रूटीन में नहीं होती, हमारी एक हैबिट नहीं बनती, और एग्जाम में एट लास्ट हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, क्वांट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, क्वांट पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने, ठीक है। और कुछ बातों का आपको प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान रखना है। देखिए ये मैंने जो आपको बोला था, यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। एग्जाम से पहले मिनिमम हमें 2 टाइम्स सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन में। हमें सबसे पहले जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझने के लिए हमारे 5 इयर्स 2 ईयर 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर, जो भी हमें प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर मिलते हैं ना, उन्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। मैंने जैसे कहा कि डीआई का जो लेवल आ रहा है ना वो मॉडरेट आ रहा है, तो हमारा कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। हम क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफिकल्ट लेवल की, पर एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आने ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया ना, यही हम उस टाइम को सेव करके रिलेवेंट कंटेंट पढ़ते कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने, जिस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने, तो कंटेंट भी रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ लें, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा एग्जाम का लेवल है हमें उस वहीं तक के क्वेश्चंस सॉल्व करने और प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट है, ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी सिलेबस को फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है कि तब हमें टाइम देना है प्रॉपर रीजन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और जब सेम टॉपिक को हम सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी स्पीड कितनी है, तब हमें क्वेश्चंस करते वक्त टाइमर का यूज करना है, ठीक है, ताकि हमें ये क्लियर हो कि हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता, यानी हर क्वेश्चन अगर हम कहें तो हम क्या 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें देखने में मॉडरेट या इजी लगते हैं पर वो कैलकुलेटिव होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को स्किप करना है, जिसे आर्ट ऑफ स्किपिंग कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें लगे कि बहुत कैलकुलेटिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग है तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे एग्जाम को क्लियर करने में मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एग्जाम से पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच।